सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, इनके प्रकार, वितरण और विशेषताएं। तो आज हम जो भारतीय मृदा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनके वितरण के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय मृदा के प्रकारों के जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मृदा क्या है, मृदा की क्या परिभाषा है, मृदा से क्या अभिप्राय है। तो पहले हम देखेंगे मृदा की परिभाषा क्या है। तो भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश, खनिजांश, नमी व पोषक तत्व प्रदान करे, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसकी एक परिभाषा दी है मोनकाउस ने कि मिट्टी भूतल की वह ऊपरी परत है, मिट्टी भूतल की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीवित जीव जंतुओं व जल व गैस के मिश्रण से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो मृदा से हमारा अभिप्राय है कि भूपृष्ठ की वह ऊपरी पर जो पौधों को उगने बढ़ने के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करे, नमी प्रदान करे, खनिजांश, जीवांश प्रदान करे, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के गले सड़े अंश पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और इसका निर्माण एक लंबे समय की प्रक्रिया के दौरान होता है, मिट्टी का निर्माण। अब हम जो भारत की जो मिट्टियां हैं, उनके कितने भागों में, उनके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय कृषि विकास परिषद है, उसने जो है भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कई भागों में किया है। रंग के आधार पर, संयोजन, अवस्थिति, गठन आदि के आधार पर जो है भारतीय मिट्टियाँ हैं, उनको कई भागों में बांटा गया है। हम सभी का एक एक करके उनका किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, जो है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, उसमें रासायनिक संरचना उनकी कैसी है, इसके बारे में एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ जो मृदाएं हैं। तो जलोढ़ मृदाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं कि जो है ये कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, या फिर ये लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है, पहले हम इसका निर्माण लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अपरदित पदार्थ है, उनके निक्षेप से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, या फिर तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री तरंगे हैं, उनसे जो बहाकर लाया गया जो अपरदित पदार्थ है, उसके निक्षेप से तटीय क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अपरदित पदार्थ है, जो चट्टानी पदार्थ है, उसके निक्षेप से हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब हम आगे लेते हैं कि इसका जो है विस्तार कहाँ का है, क्षेत्र कहाँ का है, क्षेत्र और विस्तार, क्षेत्रफल। यह जो जलोढ़ मिट्टी है, यह भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 43.4% भाग पर जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम लेते हैं कि इसका विस्तार जो है कौन कौन से राज्यों में है, मुख्य रूप से, या भारत के कहाँ है भारत में इसका विस्तार, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने जो है मृदा के जो प्रकारों के साथ साथ इसका वितरण भी पढ़ना है, इसकी विशेषता भी पढ़नी है। तो वितरण में हम पढ़ेंगे कि इसका विस्तार जो है कौन कौन से राज्यों में है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी तटीय जो मैदान है, तटीय मैदान ये कह सकते हैं, जो डेल्टाई भाग है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टाई भाग है, उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी तरह जो खंबात की खाड़ी के आसपास में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो हमने विस्तार दिखाया है मानचित्र पर, कि जो ये जो क्षेत्र है जो हमें दिखाया जाए, इन क्षेत्रों में जो पूर्वी तटीय भाग है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश का भाग है, पश्चिम बंगाल है, असम का कुछ भाग है, इन सब और जो पूर्वी तटीय भाग है, उनमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
इसका जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब हम लेते हैं इसका रंग क्या है। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है वो कैसा है, ये हल्के भूरे रंग से लेकर जो है इसका रंग हल्के भूरे रंग से लेकर और पीले रंग तक हो सकता है। जो इसका रंग है वो हल्के भूरे रंग का भी हो सकता है और पीले रंग का भी हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है वो हल्के भूरे रंग से लेकर पीले रंग तक हो सकता है। तो हमने इसका निर्माण पढ़ा कि इसका निर्माण, क्षेत्रफल और विस्तार और रंग। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी जो रासायनिक संरचना है, जो रासायनिक संरचना है वो क्या है। रासायनिक संरचना जो है जलोढ़ मिट्टी, मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में चूना और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, जो है जैव पदार्थ है, उनकी क्या कमी पाई जाती है। तो किसकी जो है चूना और जो है फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जो अन्य जो नाइट्रोजन है या फिर एक जैव पदार्थ है उनकी क्या पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। ये है रासायनिक संरचना। इसके पश्चात हम लेते हैं कि ये कौन कौन सी फसलों के लिए जो है जो जलोढ़ मिट्टी है वो मुख्य रूप से चावल है, गेहूं है, कपास है, जो है ये कहें कि गन्ना है, या फिर जो है तंबाकू है, या फिर दाल की फसलें हैं। तो मुख्य रूप से जो है ये उपजाऊ होती है जो जलोढ़ मिट्टी है, और इसमें लगभग सभी प्रकार की जो है फसलें पैदा की जा सकती हैं। अब हम आगे लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो खादर और दूसरी है बांगर। कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर जो है इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए जो अवसाद है उनके निक्षेप से होता है। यानी अवसाद की जो है एक पर हर वर्ष जो है जमा होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी हर वर्ष जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेपित पदार्थ है उनकी जहाँ पर जो है एक नई पर जहाँ हर वर्ष बिछती रहे उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। दूसरा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या फिर इसको कहते हैं बांगर। यह मुख्य रूप से वो जलोढ़ मिट्टी है जो मैदानी भागों में जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, जहां जो है नदी हर वर्ष जो है एक जलोढ़ की जो परत जमा नहीं करती, और जो है ये मुख्य रूप से ऊंचे प्रदेश है जहां पहले जो है इसका निर्माण नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद से हुआ है। लेकिन अब जो है यहाँ जो है नदियाँ जो है हर वर्ष अपनी एक जलोढ़ मिट्टी या अपनी एक नई पर स्थापित नहीं करती, जिसको हम क्या कहते हैं? बांगर या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इस पर नई पर जलोढ़ की नई पर जमा नहीं होती, क्योंकि जो है ये जो है ये क्षेत्र ऊंचे पाए जाते हैं, जिसके कारण हर वर्ष जो है एक नई जलोढ़ परत यहाँ निक्षेपित नहीं होती। यह प्राचीन मिट्टी होती है जिसमें कणों का आकार क्या होता है? इसमें अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार थे, नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं? खादर और बांगर। अब हम जो लेते हैं जो अगली जो मिट्टी है वो है, हमने जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी जो है सबसे पहले लेते हैं निर्माण। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो बाहर निकला हुआ जो बेसाल्ट लावा है उसके कारण, किसके कारण? जो बाहर निकला हुआ लावा है, बेसाल्ट है, लावा या बेसाल्ट है, उसके अपक्षय के कारण अपने स्थान पर मतलब इसके टूटने के कारण या अपक्षय के कारण जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ का पाई जाती है? जो काली मिट्टी है
उसका जो ये विस्तार है, जो काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल हम देखें तो क्षेत्रफल में ये दूसरा स्थान रखती है, जो है सबसे ज्यादा स्थान पर तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और दूसरे स्थान पर जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया, जो लगभग 18% भाग है। जो लगभग कितना भाग है? 18% भाग है। और यह मुख्य रूप से गुजरात में, महाराष्ट्र में, जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, आंध्र प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से जो है इस भाग में ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और इसका निर्माण जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है उसके अपक्षय के कारण, उस बैसाल्ट के अपक्षय के कारण जो है इसका निर्माण होता है। अब हम लेते हैं इसका रंग। इसका रंग वैसे तो काला होता है, हम काली मिट्टी, लेकिन इसको हम इसके रंग के आधार पर हल्का काला, मध्य काला और गहरा काला, या छिछला काला, मध्य काला और गहरा काला, 3 भागों में बांटा जाता है इसको रंग के आधार पर भी। अब इससे आगे लेते हैं हम इसकी गठन या रासायनिक संरचना। अब हम लेते हैं इसका रासायनिक संरचना, जो काली मिट्टी की रासायनिक इसकी रासायनिक संरचना में हम देखेंगे इसमें लोहे के जो अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो है इसका रंग काला होता है। इसमें लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन है, जैव पदार्थ है, फास्फोरस है, इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है जो काली मिट्टी। तो ये थी इसकी रासायनिक संरचना। अब हम जो आगे लेते हैं काली मिट्टी का हमने विस्तार पढ़ लिया। इसको जो है दूसरा इसका नाम उसको रेगल मिट्टी भी कहा जाता है, इस काली मिट्टी को रेगल मिट्टी। अब हम काली मिट्टी की अगर फसलों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है कपास की जो फसल है वो प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। वैसे यहाँ जो है दलहन या फिर ये कहें कि जो है तंबाकू की खेती, अन्य जो फसलें भी उगाई जा सकती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है यहाँ जो है कपास की खेती की जाती है। इसको जो है कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी जो विशेषताओं की बात करें अगर हम काली मिट्टी की, तो ये मुख्य रूप से भीगने पर जो है चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, और ये नमी अधिक समय तक बनाए रख सकती है जो काली मिट्टी है, और इसमें सिंचाई की जो है कम आवश्यकता होती है काली मिट्टी में। अब हम आगे जो बात करें तो जो अगली जो है वो है मुख्य रूप से लाल और पीली मृदाएं। जो लाल और पीली मृदाओं के बात करें तो सबसे पहले तो इनका निर्माण की, जो लाल और पीली मृदा इनका निर्माण कैसे होता है? इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से जो रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट और नीस, ये जो रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट और नीस, इनका जो इनके अपक्षय के कारण होता है, इनके अपक्षय से जो है चट्टानी जो कण बनते हैं उससे जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नीस के अपक्षय के कारण जो ये ग्रेनाइट जो कायांतरित या रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनके जो अपक्षय के कारण जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, अब इसका जो लाल रंग होता है, इसके जो रंग की बात करें तो यह है लोहे ऑक्साइड के यौगिकों के कारण होता है। लोहे ऑक्साइड के जो यौगिक होते हैं उसके कारण जो है लाल और पीली मिट्टी, इसका जो रंग है वो लाल पाया जाता है। जो लाल और पीली मिट्टी, इसका कहीं जो है इसका कलर पीला भी पाया जाता है, इसका रंग पीला भी पाया जाता है। अब इसके विस्तार की बात करें, ये अगर इसके क्षेत्रफल में बात करें तो ये तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत में जो है तीसरे स्थान पर है। और अगर हम अब इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो लाल और पीली मिट्टी का जो विस्तार है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो लाल और पीली मिट्टी है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है ना, और ये कहेंगे पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है। इधर हम बात करें तो मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है,
जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, मेघालय है, इन सब भागों में ये जो है लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है। इसमें भी मुख्य रूप से अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जैव पदार्थों की इसमें भी कमी पाई जाती है। जो उपजाऊपन होता है इस मिट्टी का कम होता है, लेकिन अगर सिंचाई का प्रयोग करके हम और उर्वरकों का प्रयोग करके जैव पदार्थों का प्रयोग करके इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब हम जो अगली मिट्टी लेंगे वो मुख्य रूप से कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। जो लेटराइट मिट्टी है इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से निक्षालन, एक प्रक्रिया है निक्षालन, उसके कारण होता है निक्षालन। निक्षालन की प्रक्रिया के दौरान होता है। यह मुख्य रूप से जो लेटराइट मिट्टी है ये उन भागों में पाई जाती है, इन मानसूनी जो जलवायु वाले क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है, तापमान उच्च पाए जाते हैं, यानी आर्द्रता व तापमान के क्रमिक परिवर्तन के कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें अधिक वर्षा के कारण और तापमान के कारण अगर बात करें तो चूना और सिलिका, चूना और जो है सिलिका जल के साथ रिसकर इसकी निचली परतों में चले जाते हैं, जल के साथ रिसकर इसकी निचली परतों में चले जाते हैं, और लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम जो है इसकी जो है ऊपरी परत में बच जाते हैं, जिसके कारण जो है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। निक्षालन यही प्रक्रिया है जो है अधिक वर्षा के कारण, तापमान के क्रमिक परिवर्तन के कारण इस मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसके चूना और सिलिका जो है निचली परतों में रिसकर चले जाते हैं, चूना और सिलिका के कारण, जबकि जो ऊपरी परत है उसमें लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये थी लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब हम लेटराइट मिट्टी की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु के कुछ भागों में, जो पश्चिमी जो तटीय भाग है वहाँ, और जो है ये कहें कि आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, उड़ीसा के कुछ भागों में, और ये जो है जो तटीय भाग है, पूर्वी तटीय भाग, यहाँ भी जो है कहीं कहीं जो पर्वतीय भाग है वहाँ जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो पर्वतीय भाग है वहाँ। और ये इसका जो कुछ विस्तार मुख्य रूप से असम में भी पाया जाता है लेटराइट मिट्टी का। अब अगली लेते हैं शुष्क मृदा। हम लेटराइट मिट्टी की अगर रासायनिक संरचना की बात करें तो इसमें भी जो है चूना और सिलिका की कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है, जैव पदार्थों की कमी होती है, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। ये मुख्य रूप से मकान निर्माण की सामग्री के लिए जो है अच्छी मानी जाती है जो लेटराइट मिट्टी है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, जैव पदार्थों के प्रयोग से जो है इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये मुख्य रूप से जो ये कहें कि जो लेटराइट मिट्टी है इसमें जो पर्वतीय फसल है जैसे चाय है, कौवा है आदि को उगाया जा सकता है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, जो झाड़ीदार पौधे हैं जिनसे हम फसलें प्राप्त करते हैं वो लेटराइट मिट्टी में उगाया जा सकता है। अब हम लेंगे शुष्क मृदा। जो शुष्क मृदा है उसका निर्माण अधिक तापमान के कारण जहाँ वर्षा कम हो, यानी उन क्षेत्रों में होता है जो शुष्क होते हैं, तापमान अधिक होता है, और वहाँ जो चट्टान होती है उसके जो कण है वो मोटे कणों में जो है अपक्षित हो जाते हैं, उसके कण मोटे हो जाते हैं, जिनको पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है उन रेत के कणों को, जिनको हम क्या कहते हैं? शुष्क मृदाएं कहते हैं। और ये मुख्य रूप से भारत में जो है शुष्क मिट्टी है वो राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कुछ भाग जो है दक्षिणी हरियाणा का भी है, इसमें कुछ भाग पंजाब का भी है, कुछ भाग इसमें गुजरात का, लेकिन प्रमुख रूप से ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र यहाँ जो है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी पाई जाती है। इसको जो है सिंचाई की सुविधा प्रदान कर इस क्षेत्र में इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग कर या इंदिरा गांधी नहर निकाल कर राजस्थान में सिंचाई कर मुख्य रूप से कई प्रकार जैसे गेहूँ है, चावल है, जो है गन्ना है, कपास है आदि सभी प्रकार की फसलें शुष्क मृदा में उगाई जा रही है, जबकि वैसी शुष्क मृदा क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। अगली जो मिट्टी है, अगर हम
शुष्क मृदा की रासायनिक संरचना की बात करें तो इसमें भी जैव पदार्थ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। अगली है वन एवं पर्वतीय मृदाएं। जो है वन एवं पर्वतीय मृदाएं, जो वन और पर्वतीय जो मृदा है ये मुख्य रूप से पर्वतीय भागों में पाई जाती है, जहां वनों का विस्तार ज्यादा, पर्वतीय भाग हो जहां वनों का ज्यादा फैलाव हो, वहां जो है वन और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता है कि इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं और इसमें मुख्य रूप से इस मिट्टी का जो निर्माण प्रक्रिया है वो कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो है अधिक वर्षा के कारण या फिर ये कहें कि हिमपात के कारण, वर्षा और हिमपात के कारण जो है ये है मिट्टी धीरे धीरे जो है अपरदित होती रहती है, जिसके कारण जो है वन एवं पर्वतीय जो मृदा है इसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। और ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर है या फिर उत्तराखंड है या सिक्किम का कुछ भाग है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का भाग है, कुछ असम का भाग है, जहाँ जो है वन एवं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जो अगली है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी से अभिप्राय उस मृदा से है जिसमें लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है और ये मिट्टी मुख्य रूप से जहाँ जलाक्रांति की समस्या पाई जाती है वहाँ जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह है जहाँ नहरी सिंचाई ज़्यादा है, जहाँ भौमजल स्तर है वो ऊंचा है, जिसके कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ केशितों की प्रक्रिया के कारण जो लवण है वो मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है लवण एवं क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। यह अधिक उपजाऊ नहीं होती, लेकिन इसमें जैव पदार्थों का यानी जैविक खाद का प्रयोग कर जो है इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगली है जो है पीटीए एवं दलदली मृदाएं। यह मिट्टी मुख्य रूप से जो तटीय भाग है वहाँ पाई जाती है और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो सुंदरवन क्षेत्र है। इसके अधिक पूर्वी और जो पश्चिमी जो तटीय भाग है वहाँ भी जो है दलदली मृदा पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ आर्द्रता हमेशा रहती है, वर्षा होती रहती है। जो तटीय भाग है वहाँ जो समुद्र का जो जल है वो आता रहता है, तो वहाँ जो है पीटीए एवं दलदली मृदाएं पाई जाती है। ये मिट्टी भी अधिक उपजाऊ नहीं होती, लेकिन जब ये शुष्क क्षेत्र होता है, जब वर्षा जिस ऋतु में वर्षा कम होती है उस ऋतु में यहाँ जो है चावल की खेती की जा सकती है या अन्य प्रकार की जो कृषि की जा सकती है। ये थी जो भारतीय मिट्टियाँ। देखो हम अगर लवण और क्षारीय मृदा की बात करें तो ये तटीय भागों में पाई जाती है, यानी ज्वार भाटा के समय जब जल आता है जो तटीय भागों में फैल जाता है, जिसके कारण जो तटीय भाग है वो समुद्री जल के कारण क्या हो जाते हैं, लवणीय हो जाते हैं। तो जो लवणीय क्षारीय मृदा है ये मुख्य रूप से तटीय भागों में पाई जाती है। और जो पिटवे एवं जो दलदली मृदा है ये इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है वो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो प्रमुख है, जहाँ वो हमेशा जहाँ आर्द्रता अधिक हो, जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो, वो क्षेत्र जहाँ ये कहें कि एक जो और भी क्षेत्र है जैसे तराई क्षेत्र है वहाँ जो है पिटवे एवं दलदली मृदाएं पाई जाती है। ये भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। यहाँ ये कहें कि शुष्क क्षेत्र में जो है चावल की कृषि की जाए, जब यहाँ जो है जल की मात्रा कम होती है। तो ये था आज का हमारा जो है भारतीय मिट्टियों के प्रकारों के बारे में कि क्या क्या कितने भागों में उनको बांटा जाता है, उनका वितरण कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, जिसको हमने मानचित्र से दिखाया है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।